सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग नए चैप्टर की। चैप्टर का नाम है टेंस और टेंस की शुरुआत करेंगे हम लोग एक चार्ट से। अब आप सोच रहे होंगे सर चैप्टर तो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और शुरुआत हम लोग कर रहे हैं वर्ब से, तो ये क्या चक्कर है, क्या इनका कुछ कनेक्शन है, कुछ ये इंटरकनेक्टेड है आपस में? तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, टेंस और वर्ब आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं पहले, बट हमें वर्ब नहीं पढ़ना है, पहले हमें टेंस ही पढ़ना है। बट शुरुआत सीधा टेंस की यूं नहीं कर देनी है कि भाई पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, या फिर हम सीधा उसके जो पार्ट्स हैं उनकी शुरुआत कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, या ताते ती है, चुका है, चुकी है। ये सब बचपन की बातें हैं, तब तक ये अच्छी लगती थी क्योंकि छोटे थे उस टाइम पे यही चीज़ें हमको समझ में आती थी, तो तब तक तो ठीक था। बट अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं, है ना, बड़े इन द सेंस की मतलब थोड़े से चीज़ों को अब आप ग्रैप्स अच्छे से कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग कॉन्सेप्चुअली चलेंगे बेटा, ठीक है। तो अब जब भी वर्ब की बात आती है ना, तो मैं जब बच्चों से पूछता हूँ कि वर्ब क्या है, तो वर्ब को बच्चे ये बोल देते हैं कि सर एक्शन बताने वाला शब्द या फिर स्टेट बताने वाला शब्द। हमने भी फंडामेंटल्स में ये सीखा था। बट वर्ब को आपने ऐसे नहीं वर्ब के चार्ट के थ्रू समझना है। शायद मैंने चार्ट आपको पहले दिखाया हुआ है, मुझे याद आ रहा है, बट स्टिल एक बार आप दोबारा देखेंगे। यहाँ पे वर्ब की बच्चे दो कैटेगरीज हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, वो मैंने बता दिया। हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब इसलिए बोलते थे क्योंकि वो मेन वर्ब के पहले लगकर मेन वर्ब की मदद करती थी, तो मदद करने वाली हेल्पिंग वर्ब। बट हेल्पिंग वर्ब की फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। प्राइमरी की फर्दर तीन कैटेगरीज होती हैं, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म। अगर आपने चार्ट पहले देखा हुआ है तो आपको ये याद आ रहा होगा। बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग, ये सारी हैव की फॉर्म, हैज, हैव, हैड। और डू की फॉर्म होती है डू, डज, डिड। मॉडल वर्ब्स 13 होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड वाली, ठीक है। ये सारी लिखी हुई है मैंने। अच्छा, जो हम बोलते हैं ना कि एक्शन बताने वाला शब्द बेसिकली वो मेन वर्ब होता है, ये बात भी शायद हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब इसकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट की भी दो कैटेगरीज हैं और नॉन फाइनाइट की तीन कैटेगरीज हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। फाइनाइट में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है। इसे हम लोग नॉन फाइनाइट को एडवांस वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये चार्ट आपने देख लिया। अब आप सोच रहे होगे क्या पर्पस क्या है इसका समझाने का, क्या मतलब इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब के पहले लगती है, उसकी मदद करती है। बट हेल्पिंग वर्ब की तो दो कैटेगरीज है, एक प्राइमरी वर्ब्स है और एक मॉडल वर्ब्स है। कहने का मतलब ये दोनों ही मेन वर्ब के पहले लगती हैं। अच्छा, अभी आप मेन वर्ब को इतना समझ के चलिए कि मेन वर्ब की कोई कैटेगरी नहीं है अभी फर्दर, बस एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरीज है। आप इतना समझ के चलिए, ठीक है, कि मेन वर्ब की अभी कोई पार्ट्स नहीं है, भूल जाओ इसको, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट आप भूल जाओ। बस आप ये जानो कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के पहले लगती है। बट हेल्पिंग वर्ब में तो दो कैटेगरीज है, एक प्राइमरी है, एक मॉडल्स है। अब प्राइमरी वर्ब्स भी मेन वर्ब के पहले लगती हैं और मॉडल वर्ब्स भी मेन वर्ब के पहले लगती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में जब प्राइमरी वर्ब्स मेन वर्ब के पहले लगती हैं तो एक चैप्टर बनता है टेंस। सबसे क्रूशियल चैप्टर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। दोबारा बोल रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब में से जब प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी मतलब ये वाली वर्ब्स, जब ये मेन वर्ब के पहले आके उसकी मदद करती हैं तो चैप्टर बनता है टेंस। सिमिलरली जब हेल्पिंग वर्ब में से मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब के पहले लगकर उसकी मदद करती हैं तो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है मॉडल्स, ठीक है। तो हमने दोनों ही पढ़ने हैं, टेंसेस भी पढ़ेंगे, मॉडल्स भी पढ़ेंगे, बट अभी हम शुरुआत करेंगे टेंस की। अब टेंस किससे बना है? प्राइमरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो टेंस जो होता है वो वर्ब से ही बना होता है, वो वर्ब का ही पार्ट है। बट फिर आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, सर पहले वर्ब क्यों नहीं पढ़ाया? मुझे ऐसा लगता है कि पहले टेंस पढ़ना जरूरी है, वर्ब को बाद में पढ़ना जरूरी है। ये मेरा टीचिंग स्टाइल है, आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, और वो आता भी है और आएगा ही, आप आगे चल के देखेंगे ही, है ना। क्योंकि टेंस एक ऐसा चैप्टर है, बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं, बहुत जल्दी हम लोग रिलेट कर लेते हैं चीज़ें, बहुत जल्दी हम लोग कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, इसलिए शुरुआत हम लोग टेंस की करेंगे, ठीक है। अब तो सवाल ये है कि टेंसेस होता क्या है? तो टेंसेस की एक डेफिनेशन आपको बहुत सारी किताबों में ये सेम डेफिनेशन मिलेगी, अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कि टेंसेस की डेफिनेशन है अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। अब मैं आपसे पूछूं कि ये वर्ब क्या होता है, तो 90% बच्चे ये बताते हैं कि ये सर एक्शन या स्टेट बताने वाला शब्द होता है। तो मैं मान लेता हूं कि ये एक्शन बताने वाला शब्द है, मान लेता हूं मैं, ठीक है, कि वर्ब एक एक्शन बताने वाला शब्द है। और जब भी कोई एक्शन होता है, कोई भी काम होता है, तो आपकी और मेरी सहूलियत के लिए, किसी भी इंसान की सहूलियत के लिए उस एक्शन का टाइम बताना बहुत जरूरी होता है कि वो एक्शन कब हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है कि फ्यूचर में होगा। तो वर्ब क्या है?
वर्ब एक्शन बताने वाला शब्द है, और जब भी कोई एक्शन बताया जाता है तो एक्शन बताने के साथ साथ उसका टाइम भी रेफर करना बहुत जरूरी होता है कि वो कब हुआ। तो मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, या तो एक्शन कब हो सकता है, पास्ट में बेटा, या फिर वो कब हो रहा होगा प्रेजेंट में, या फिर वो कब होगा फ्यूचर में। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आप सोच रहे होगे सर टेंस है क्या फिर, तो ध्यान से समझिएगा। टेंस वर्ब का वो पार्ट है जो किसी एक्शन का टाइम बताता है। टेंस वर्ब का वो पार्ट है, वर्ब के और भी पार्ट है, जैसे वॉइस होता है वो भी वर्ब का पार्ट है, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे टेंस भी वर्ब का पार्ट है। तो टेंस वर्ब का वो वाला पार्ट है जो किसी एक्शन का टाइम बताता है कि काम पास में हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है कि फ्यूचर में होगा। सिंपल सी बात है कि किसी एक्शन का टाइम बताने के लिए टेंस जो है वो यूज होते हैं। अब आप सोच रहे होगे सर फिर एक्शन का टाइम तो बताता है बट कैसे बताता है, तो इसका जवाब उसी की डेफिनेशन में ही है। क्या लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। वर्ब की फॉर्म्स को चेंज कर 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 किसी एक्शन का टाइम बताया जाता है। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स होती हैं। मैंने समझा दिया था आपको, 3 तक तो पता ही है, V4 ING वाली, V5 SEIS वाली। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे प्ले शब्द ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज 5 फॉर्म बना दी। अब इनमें से जो भी वर्ब पास्ट टाइम को बता रही होगी वो पास्ट टेंस में आ जाएगी, इनमें से जो भी वर्ब प्रेजेंट टाइम को बता रही होगी वो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगी, और जो फ्यूचर टाइम को बता रही होगी वो फ्यूचर टेंस में आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में अलग अलग टाइप की वर्ब्स आती हैं। समझ में आया तो दोबारा समझेंगे। टेंस वर्ब का वो पार्ट है जो किसी एक्शन का टाइम बताता है, और टाइम कैसे बताता है, अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स का यूज कर कर। मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा करण प्लेज क्रिकेट, करण प्लेड क्रिकेट, करण विल प्ले क्रिकेट। अगर आप ध्यान से समझेंगे, मतलब थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी की नॉलेज अगर आपको है तो ये समझ में आ रहा होगा कि वो क्रिकेट खेलता है, ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है ना। करण प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, तो ये पास्ट टाइम की बात हो रही है। और करण विल प्ले क्रिकेट, खेलेगा, तो ये फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। तो आपने एक चीज नोट करी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को बताने के लिए मैंने अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स का यूज किया। प्रेजेंट में अलग वर्ब की फॉर्म है, पास्ट में अलग वर्ब की फॉर्म है, फ्यूचर में अलग वर्ब की फॉर्म है। आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। तो अलग अलग टाइम बताने के लिए अलग अलग वर्ब की फॉर्म का यूज करते हैं। हमें पूरे चैप्टर में यही जानना है कि कौन से टाइम में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है। बोलो हाँ। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको और पता होगी कि ये जो 3 टाइम हमारे पास होते हैं इनकी 4 कैटेगरीज और होती हैं। इनडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, यस और नो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ये चारों फिर पास्ट के भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे फ्यूचर के भी होते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए बेटा, 12। 12 के 12 टेंसेज में अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स आती है। हमें यही जानना है कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और है कि कुछ जो किताबों में आपको पास्ट और प्रेजेंट का ही जिक्र मिलेगा, टेंस चैप्टर की जब बात आएगी वो फ्यूचर को टेंस कंसिडर करते ही नहीं है। कहते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर जो है टेंस होता ही नहीं है। सही बात है, गलत बात नहीं है बिल्कुल, अगर हम लॉजिकल वे में जाएं तो। बट उस तरीके से चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम एग्जामिनेशन में आए जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो बात बिल्कुल भी हमारे हेल्प की नहीं है। वो सुनने में सफिस्टिकेटेड लगती है, थोड़ी ऐसा लगता है कि कुछ नई बात आ गई, पता नहीं कौन सी इंग्लिश मैं सीख रहा हूँ। जबकि इंग्लिश बस तरीका वो अलग तरीके से समझा रहे हैं, फ्यूचर को वो मॉडल में रख के समझा रहे हैं, मैं फ्यूचर को टेंस में ही रख के समझा रहा हूँ, क्योंकि बचपन में हमने इस तरीके से ही पढ़ा होता है। तो मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि बच्चे को जितना रिलेट करके पढ़ाया जाए उतना रिलेट करके बेसिक से हाई लेवल तक की चीजें समझाई जाए, ना कि सिर्फ कि उसको कंफ्यूज कर दिया जाए। बनाने को मैं भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूँ चीजों को, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है चीजें, मुझे बहुत चीजें पता है। बट 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 पर्पज वो नहीं है कि ज़्यादा हवा दिखानी है कि देखो ये भी है वो भी है। पर्पज़ ये है कि आपको सिखाना है और आप एग्जामिनेशन में जो आए क्वेश्चंस हैं वो आप बढ़िया सॉल्व कर पाओ, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और आपका फ्यूचर, ठीक है। तो टोटल 12 हो गए। तो 12 के 12 टेंस में अलग अलग वर्ब है। तो 1 बाय 1 शुरुआत करते हैं, 12 के 12 पढ़ेंगे। तो जो भी टेंस अभी हमने शुरुआत करना है मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूं, उससे पहले कुछ सेंटेंसेस दिखा रहा हूं। आप एक बार स्क्रीन पे ये 2 सेंटेंसेस हैं, आप इन पे नजर डालिए और मुझे बताइए इनमें कहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है और कहां पे नहीं, जल्दी से। ठीक है जी।
क्वेश्चंस हम पहले देखेंगे, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत ज़रूरी है। उससे थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है, क्योंकि पहले क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम लोग थ्योरी को समझते हैं, फिर दोबारा क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये बहुत बढ़िया मेथड रहता है किसी भी चीज़ को एक्वायर करने का, इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपने इसके अंदर मिस्टेक ढूंढने की कोशिश कर ली होगी। मैं वैसे बता देता हूँ कि पहला सेंटेंस जो है वो एकदम ठीक लिखा हुआ है, और दूसरे सेंटेंस में गलती है, 2 गलती है। एक तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, गोइंग नहीं आएगा, गोज आएगा, और तीसरा यहाँ पे स्पेंड्स भी आएगा, ठीक है। तो अगर आपने मिस्टेक ढूंढ ली थी बहुत अच्छी बात है, नहीं ढूंढी थी कोई बात नहीं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की शुरुआत करते हैं। क्या होता है जी? इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। एक ही बात होती है, वो नाम के चक्कर में कंफ्यूज ना हो, काम पे ज्यादा ध्यान दे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बेटा बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। आपने स्ट्रक्चर सुना होगा। अब मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है कि कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है और कब एस या ईएस नहीं आता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मैं वैसे जब बच्चों से पूछता हूं ना कि कब आता है कब नहीं आता, तो बच्चे ये जवाब देते हैं, सर सिंगुलर हो तो आता है और प्लूरल हो तो नहीं आता है ना। बेसिक्स में हमने डिस्कस भी किया था। बट क्या सिंगुलर हो तो, क्या प्लूरल हो तो कुछ कहते हैं वर्ब और कुछ कहते हैं सब्जेक्ट, जबकि दोनों का ही सिंगुलर होना या दोनों का ही प्लूरल होना जरूरी है। मैं समझाता हूं, समझना इस चीज को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको देखो, पहले नाउन है और वर्ब है। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है, नाम बताने वाला शब्द। वर्ब एक एक्शन बताने वाला शब्द। एक छोटा सा फंडा आपने ध्यान रखना है कि जब भी किसी नाउन में हम लोग एस या ईएस लगाते हैं तो नाउन प्लूरल बनता है। ये बहुत बेसिक सी बात है, ये हमेशा ध्यान रखना है। नाउन में अगर एस या ईएस लगाते हैं तो नाउन प्लूरल बनता है, बट किसी वर्ब में अगर एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनती है। क्योंकि जो वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती है ना, नेचुरल फॉर्म जो होती है वो प्लूरल ही होती है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो नेचुरल फॉर्म होती है, उसमें वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहता है। तो चेयर है, बेंच है, टेबल है, गार्डन है, ये सब नाम बताने वाले शब्द हैं। राइट है, वॉक है, टॉक है, डांस है, ये एक्शन बताने वाले शब्द हैं। तो चेयर में चेयर्स, बेंच में बेंचेस बना दिया मैंने, प्लूरल हो गया। बट राइट फर्स्ट फॉर्म है लिखना। अगर मैं राइट्स करूंगा तो वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। तो प्लूरल से सिंगुलर बनाना हो वर्ब को तो एस या ईएस लगाया जाता है। वॉक प्लूरल है, वॉक्स आपका सिंगुलर है, ये बात ध्यान है। तो वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो वर्ब में एस या ईएस लगा सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान समझना, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इस वाले टेंस में वर्ब भी सिंगुलर होगी। बिल्कुल। और वर्ब सिंगुलर कैसे बनाई जाएगी? एस या ईएस लगाकर। बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। जी सर। और वर्ब प्लूरल कैसी बनाई जाएगी? बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में होती ही प्लूरल है। समझ में आया कि नहीं? तो आई होप ये छोटी सी कहानी आप ध्यान रखेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो एक बार उस पर भी नजर डालो। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं आपका ही, शी, इट, और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे। ठीक है। किसी का नाम वगैरह है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा। बाकी सब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर में मिलेगी। अभी आप ये समझो। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इस वाले टेंस में सिंगुलर वर्ब आएगी साथ में। और वर्ब सिंगुलर कैसे बनाएंगे? एस या ईएस लगाकर। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। और वर्ब प्लूरल कैसे बनाएंगे? बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो होती ही प्लूरल है, तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा, सर बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये जो आई है ये तो सिंगुलर होता है। आई, मैं अकेला हूं, इकलौता है, तो ये प्लूरल में कैसे लिखा हुआ है? और इवन आगे चल के आप प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे आप टेबल पढ़ेंगे, टेबल में आपको समझ में आएगा आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। सिंगुलर मैंने कहा लिखा है प्लूरल में, ऐसा क्यों? ये क्या है? कंफ्यूजन है कि नहीं है? तो आई के साथ एक्चुअल में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तो होता है। अब सिंगुलर होता है तो अपने साथ कैसी वर्ब लेनी चाहिए? आई को सिंगुलर लेनी चाहिए। बट पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में, पूरे टेंस चैप्टर में कह लो आप, सिर्फ एम और वॉज वाली जब वर्ब आती है ना तब आई सिंगुलर रहता है, बाकी हर जगह प्लूरल रहता है। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको ये चीज याद करनी है। ठीक है। कुछ चीजें होती है जिनके पीछे लॉजिक नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के बाद क्या आता है, आप कहेंगे बी, बी के बाद क्या है? सी। अब ए के बाद सी क्यों नहीं आता भाई? मुझे तो ए के बाद मेरे नाम का अक्षर चाहिए, टी चाहिए, टी क्यों नहीं आता भाई? है ना? तो नहीं है कोई लॉजिक। अगर होगा भी तो उसके लिए आपको लिंग्विस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, भाषाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, उसमें अंग्रेजी का ओरिजिन समझना पड़ेगा। इतना वक्त हमारे पास नहीं है ना, हमें इतना डीप डाइव करना है। ठीक है। तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में आई सिंगुलर तब होगा, एम और वॉज जब आएगा उसके साथ वो सिंगुलर होता है, बाकी हर जगह वो प्लूरल होता है। ठीक है।
जैसे आई सिंगुलर है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेनी चाहिए, हैज सिंगुलर होती है, हैव प्लूरल होती है, बट सिंगुलर नहीं लेता, प्लूरल लेता है। आई सिंगुलर होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, डज सिंगुलर होती है, डू प्लूरल होती है, बट नहीं लेता, डू प्लूरल लेता है। आई सिंगुलर होता है उसके साथ मेन वर्ब भी, अब देखो मेन वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, एस या एस लगा के, और फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है, प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर आनी चाहिए ना, नहीं आती भाई, प्लूरल आती है। सिर्फ एम और वोज में आई सिंगुलर रहता है, बाकी हर जगह आई क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान समझना, ये वाले टेंस में यहां पे कौन सी वर्ब यूज हो रही है, मेन वर्ब। तो अगर मेन वर्ब यूज हो रही है तो आई सिंगुलर कंसिडर होगा कि प्लूरल, प्लूरल कंसिडर होगा ना, क्योंकि क्या यहां पे एम है, क्या यहां पे वोज है, नहीं ना। तो जब एम और वोज वाला टेंस आएगा सिर्फ उसी केस में आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में होगा, बाकी हर जगह आई देखो कहां पे मिलेगा आपको, प्लूरल सब्जेक्ट में मिलेगा। आई होप ये पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया, बड़ी बेसिक सी बात थी। अब हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज क्या है। अभी तो आपने स्ट्रक्चर को समझा बेटे, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ के मैंने आपको समझाया, कब एस या एस लगता है, कब नहीं लगता, कब क्या सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ कैसी वर्ब आती है। अभी स्ट्रक्चर को समझा, अब स्ट्रक्चर के यूज समझेंगे। सबसे पहला और जो सबसे बेसिक जो यूज होता है वो है हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शंस ऑफ प्रेजेंट। ऐसे एक्शंस जो कि आदत बन गए हैं, जो कि हम बार बार करते हैं, जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी, नरसों भी, सरसों भी और चरसों भी। आई डोंट नो ये होते हैं कि नहीं होते हैं, बट आप समझ गए ना मेरी बात। जो हम बार बार करते हैं, हमारी आदत बन गए हैं, उसके अंदर हम लोग ऐसे एक्शंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। जैसे आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं, मुझे तीनों सेंटेंस जल्दी से पढ़ के बताओ, क्या तीनों के तीनों हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं। देखो एक बार, न्यूज़पेपर वाला जो लड़का है वो डेली आता है 6 बजे, हाँ भाई डेली आता है, क्या दिक्कत है। वो यूजुअली देरी से सोती है रात में, तो आज भी कल भी उसकी आदत बन गई है, अक्सर वो देरी से सोती है। वो शिकागो जाते हैं हर गर्मी में या गर्मी की छुट्टियों में, तो हर गर्मी में जाते हैं भाई, तो ये एक तरीके से हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन हो रहा है ना, बार बार हो रहा है, हर साल हो रहा है। तो जितने भी रिपीटेड एक्शंस होते हैं या हैबिचुअल एक्शंस होते हैं उनमें ये वाला टेंस होना चाहिए। क्या ये वाला टेंस है, एक बार जल्दी से चेक करेंगे। द न्यूज पेपर बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, सिंगुलर, तो फिर वर्ब भी कैसी आई हुई है, सिंगुलर। कैसे पता लगा, एस या ईएस लगा पड़ा है। शी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर, तो फिर वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। कैसे पता लगा, एस या ईएस लगा पड़ा है। दे कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल अभी बताया था, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या है, अपने आप में प्लूरल होती है। तो रिपीटेड एक्शन में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ये बात हमको समझ में आ जाती है। बट जैसे ही एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो ये बात फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीख लेते हैं लेकिन कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं सीखते हैं, तो हम वो सीखेंगे। ठीक है, आपके सामने 2 सेंटेंस है, आप नीचे वाले सेंटेंस को गोली मारो, पहले आप ऊपर वाले सेंटेंस को देखो। उसने बोला टोनी इज ऑलवेज मेकिंग ऑफेंसिव जोक्स इवन इन इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन, कि जो टोनी है हमेशा अभद्र जोक मारता रहता है ऐसी जगहों पे जहां पे नहीं भी मारने चाहिए जोक, नहीं भी जोक करना चाहिए, वहां पे भी वो करता रहता है। ऑलवेज बोला है, तो आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे या कोई नॉर्मल स्टूडेंट इस सेंटेंस को पढ़ेगा तो उसको ये नहीं लगेगा कि यार हमेशा करता है, मतलब आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी, नरसों भी, सरसों भी और चरसों भी, है ना। तो ये तो हैबिचुअल एक्शन है, तो रिपीटेड है, और सर ने कहा था रिपीटेड एक्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, बट यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। तो वो क्या करता है, पहले तो इज हटाता है, फिर यहां से आईएनजी हटाता है, फिर देखता है सब्जेक्ट है टोनी जो कि सिंगुलर है, और उसके बाद फिर सिंगुलर वर्ब लगा देता है, एस या ईएस लगा के ऐसा कराता है मेक्स। और उसकी कोई गलती नहीं है बच्चे की, बिल्कुल वो सही दिमाग लगाता है, क्योंकि जो पढ़ाया होगा वही तो वो इंप्लीमेंट करेगा ना। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां मेक्स गलत है, यहां पे लिखा हुआ सेंटेंस एकदम ठीक था। टोनी इज ऑलवेज मेकिंग ऑफेंसिव जोक्स ही आएगा। अब आप हो जाएंगे कंफ्यूज, कैसे? आप कहेंगे सर आपने अभी बताया कि ऐसे एक्शंस जो बार बार होते हैं, जो रिपीटेड होते हैं, हैबिचुअल होते हैं, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, और यहाँ पे भी तो रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों नहीं आ रहा, यहाँ और कोई टेंस कैसे आया हुआ है? तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आपने कैसे पहचाना कि यहाँ पे रिपीटेड एक्शन है कि नहीं है, या हैबिचुअल एक्शन है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर सेंटेंस पढ़ा मैंने,
तो मैंने कहा कैसे पढ़ा? तो आपने कहा टोनी जो है हमेशा ऑफेंसिव जोक करता है, ऑफेंसिव जोक मारता है हमेशा। तो ऑफेंसिव जोक करता है, तो आज भी करता है, कल भी करता है, परसों भी करता है। बच्चे ये जवाब देते हैं। अब देखो कर दी ना गलती, करता है, ता है, ते है, ती है, वो अभी तक दिमाग में बैठा होता है स्टूडेंट्स के। बच्चे क्या करते हैं, इस सेंटेंस की हिंदी निकालते हैं और हिंदी निकाल के देखते हैं, अरे ये तो हैबिचुअल एक्शन है। जबकि टेंस चैप्टर के क्वेश्चंस आप हिंदी निकाल के नहीं कर सकते। कुछ कुछ जगहों पे आप मीनिंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन टेंस चैप्टर के अधिकतर क्वेश्चंस आप ऐसे हिंदी निकाल के या मीनिंग निकाल के नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हिंदी निकालेंगे तो आप अभी आपने देखा हिंदी निकालने से तो क्वेश्चन गलत ही हो गया भाई। तो जी क्या करें? तो ध्यान रखिएगा, टेंस चैप्टर के क्वेश्चन हिंदी से नहीं, 90% क्वेश्चन हिंदी से नहीं, टाइम एक्सप्रेशन से करने हैं। किससे करने हैं? टाइम एक्सप्रेशन से। ऐसा क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम सिर्फ टेंस नहीं होता, चैप्टर का नाम होता है टाइम एंड टेंस। अभी आऊंगा मैं इन्हीं क्वेश्चंस पे, आप टेंशन मत लो, इसी पे वापस आऊंगा, आप समझो। चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस, तो हमें टाइम देख के टेंस डिफाइन करना है। आपके एग्जामिनेशन में भी टाइम का रेफरेंस होगा, टाइम देख के टेंस डिफाइन करना। तो सर क्या मतलब है टाइम का? तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जितने भी हैबिचुअल एक्शन है, जितने भी रिपीटेड एक्शन होते हैं प्रेजेंट के, उनका एक टाइम एक्सप्रेशन होता है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब के सब प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करते हैं। मतलब अगर ये किसी भी सेंटेंस में आपको दिख गए ना, ये टाइम एक्सप्रेशंस किसी भी सेंटेंस में, चाहे 1 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, अगर आपको ये दिख गए तो आप समझ जाना वहां पे तो हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है प्रेजेंट के, तो वहां पे फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। तो ऐसे हिंदी देख के मीनिंग गेस नहीं करना है, टाइम को देख के टेंस आपने लगाना है। तो हम हर टेंस के टाइम देखेंगे। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो उसके ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस हैं। एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, मंथ, ईयर, इवनिंग, मॉर्निंग, डेली। सेल्डम और नेवर का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है वैसे, ठीक है। ओकेजनली का मतलब है, सेल्डम नेवर का मतलब कभी नहीं, ठीक है, या फिर इससे आप नॉट ऑफन भी कह सकते हैं सेल्डम को। ओकेजनली मतलब कभी कभार, फ्रिक्वेंटली बार बार, ऑफन का मतलब अक्सर, यूजुअली का मतलब आमतौर पर, जनरली का मतलब भी आमतौर पर, दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, वही दिन में 2 बार, ठीक है। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, तीनों सेम है। इनका मतलब है शायद ही कोई या ना के बराबर, शायद ही कोई या ना के बराबर। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है। तो जहां पे भी आपको ये दिख जाए तो अब आप मीनिंग तो नहीं निकालोगे, अब आप टाइम एक्सप्रेशंस देख के अपना टेंस लगा दोगे। इससे आपकी 2 चीज इंप्रूव होगी, एक आपकी स्पीड और एक आपकी एक्यूरेसी। दोनों चीजें कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी आता हूं वो टोनी भैया वाले सवाल पे भी, उसमें थोड़ी सी उसमें मिर्च मसाला है, वो थोड़ा अलग टाइप का भी, उस पर भी आएंगे। पहले एक बार सिंपल सेंटेंस देखो, बताओ एक बार इसके अंदर क्या मिस्टेक हो सकती है। अभी आप खुद देखो कि आपकी कितनी अच्छी स्पीड आएगी और एक्यूरेसी भी। द डाउन हार्टेड मदर इज प्रेइंग फॉर वेल बीइंग ऑफ हर सन एवरी डे सिंस नो न्यूज ऑफ द वॉर हैज कम येट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, डाउन हार्टेड मदर इज प्रेइंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ हर सन एवरी डे। एवरी डे टाइम एक्सप्रेशन है, प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन, तो यहाँ पे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मदर आपका मेन सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। वो है क्या? नहीं। इज आता है? नहीं। आईएनजी आता है? नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पे आपका प्रे है, उसमें एस लगा दो, प्रेज बन गया। स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। वहां हम पढ़ते रहेंगे, मीनिंग निकालते रहेंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे। जैसे देखो कितने बड़े बड़े सेंटेंस हैं और बात वही है बच्चों वाली। Books are her best friend. She is generally carrying them around even when she goes to party or cafe. Not because she is an introvert, but because it gives her a sense of comfort. Introvert का मतलब होता है जो अपने अपने में रहता है, ठीक। एक्सट्रोवर्ट जो पार्टी की आन बान शान होता है, सबसे मिलजुल के बात करते हैं, थोड़ा सोशिएबल और एमिएबल होता है। एक होता है एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बीवर्ट मतलब जब उसको जरूरत पड़ती है तो इंट्रोवर्ट बन जाता है, अपने अपने में रहता है, और जब जरूरत बनती है वो एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, दूसरों से मिलने जुलने भी लगता है। एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बी हो गया, एम्फी हो गया, एक वर्ड आपने सुना होगा एम्फीबियन, है ना। तो बुक्स जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड है। शी इज जनरली, अगर आपने यहाँ पे देखा टाइम एक्सप्रेशन है जनरली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं।
तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है तो आप इज हटाइए, उसके बाद आईएनजी हटाइए, शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था तो फिर मेन वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए और मेन वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो कैरीज यहाँ पे कर देंगे। शी जनरली कैरीज देम अराउंड, वो कैरी करती है किसको, बुक्स को, जहां पे भी वो जाती है, पार्टी में या कैफे में। ठीक है, लो जी बनाइए फ्रेज रिप्लेसमेंट, जल्दी बताएंगे, वीडियो को पॉज करके बनाइए भाई। The typical design of books for readers is often include engaging and colorful illustrations to help define the characters and setting of the story. जो टिपिकल डिजाइन है किताबों का रीडर्स के लिए, उसमें क्या इंक्लूड है, एंगेजिंग और कलरफुल इलस्ट्रेशंस इंक्लूड है जो कि मदद करते हैं डिफाइन करने में कैरेक्टर्स को और स्टोरी की सेटिंग को। बट ये तो मैं आपके लिए, अच्छा जब मैं पढ़ के मीनिंग निकाल रहा हूं तो वो मैं आपकी सहूलियत के लिए निकाल रहा हूं। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी होते हैं ना जिनको नहीं समझ में आ रहा होता, तो उनके लिए मैं मीनिंग पढ़ रहा हूं, बट मीनिंग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली ही सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा इसे। कुछ जगहों पे मीनिंग से भी सॉल्व करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ 90 या 95% जगहों पे आप देखिएगा टाइम एक्सप्रेशन से यूज होते हैं। और इवन जब आप चैप्टर पूरा पढ़ लोगे ना और टाइम एक्सप्रेशन नहीं भी होगा तब भी आप बिना टाइम के भी टेंस बता देंगे, इतनी अच्छी आपकी कमांड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं द टिपिकल डिजाइन ऑफ बुक्स फॉर रीडर्स में मेन सब्जेक्ट कौन सा है, तो अगर ध्यान से देखेंगे फोर तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रेपो होता है और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली ऑफ भी नहीं हो सकता, ये प्रेपो है और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। तो फिर यहाँ पे द टिपिकल डिजाइन बचा जिसमें द जो है वो डिजाइन के लिए आया हुआ है, ये नाउन है तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है कि कैसा डिजाइन, टिपिकल डिजाइन। बट मेन सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट, वो आपका है डिजाइन। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ऑफन भी लिखा हुआ है, ऑफन टाइम एक्सप्रेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आना चाहिए, क्या आ रखा है, नहीं तो इज हटाओ, इंक्लूड अच्छा इज हटाओ, और अगर डिजाइन सिंगुलर है तो इधर इंक्लूड्स कर दो, तो इंक्लूड्स होना चाहिए। कहां पे इंक्लूड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, नो इंप्रूवमेंट तो वैसे ही गलत है, तो आपका मतलब बी आंसर है। क्योंकि रीडर सब्जेक्ट नहीं है, बुक सब्जेक्ट नहीं है, डिजाइन सब्जेक्ट है, तो अगर वो सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, इंक्लूड इसलिए एस या ईएस लगाया, एज सिंपल एज दैट। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं टॉपिक। अब आ जाते हैं टोनी भैया वाले क्वेश्चंस पे। हैं कुर्ता पजामा काला काला, नंबर लिख 98971 है, उसके आगे डम डिगा डम। चलो तो डम डिगा अब हम करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि इन दो सेंटेंसेस में क्या चक्कर आपको, मतलब क्या लग रहा है, क्या देख के आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। अच्छा, इन दोनों सेंटेंसेस में एक सिमिलैरिटी है, दोनों सेंटेंसेस में एक टाइम एक्सप्रेशन है ऑलवेज और इधर भी है ऑलवेज। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो लिस्ट मैंने दिखाई थी टाइम एक्सप्रेशन की, क्या उसमें ऑलवेज है क्या? अब ऑलवेज हम लोग देखते हैं तो ऑलवेज से यही सेंस मिलता है कि वो भी हैबिचुअल एक्शन का टाइम एक्सप्रेशन होगा या रिपीटेड एक्शन का होगा, है ना, हमेशा। बट वो होता भी है और नहीं भी होता है, उसके साथ ड्यूल फंक्शन होता है। चलो जी, तो ऑलवेज की कहानी थोड़ी अलग है। एक्चुअल में ऑलवेज दो तरीके से फंक्शन करता है, ऑलवेज हैबिचुअल एक्शन के टाइम एक्सप्रेशन में भी आता है, बट ऑलवेज इरिटेशन भी बताता है, खीज होना, चिड़चिड़ाहट होना, फ्रस्ट्रेशन होना। तो जब ऑलवेज हैबिट बताएगा तो ऑफ कोर्स हैबिट बताने के लिए तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है, वो आपको पता है। बट ऑलवेज जो है बेटा वो इरिटेशन भी बताता है, फ्रस्ट्रेशन होना, उस केस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि रेयर देखने को मिलेगा आपको एरर, लेकिन आ जाता है कभी कभार, एग्जामिनेशन में देखा गया है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। जैसे इन दोनों सेंटेंसेस को देखो, इन दोनों को एक बार, शी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, वो हमेशा सच। अब इसकी हिंदी निकालो आप, हिंदी निकालने में निकलेगा वो हमेशा सच बोल रही है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आते हैं इज और आईएनजी की, इज एम आर प्लस आईएनजी की हिंदी होती है रहा है, रहे हैं, रही है, जबकि फिर वही वाली बात हिंदी से नहीं करना भाई। यहाँ पे उसने बोला कि वो हमेशा सच बोलती है, तो क्या यहाँ पे कोई फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन है? नहीं ना भाई, वो सच बोलती है, आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी, पता ही है आपको, ठीक है, सरसों नरसों चरसों भी, तो हमेशा बोलती है भाई, उसकी हैबिट है सच बोलने की। तो यहाँ पे हैबिट बताने वाला टेंस लगाना है। हैबिट बताने वाले टेंस के लिए आप इज हटाएंगे, आईएनजी हटाएंगे, तो शी आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर करेंगे तो एस या ईएस लगा देंगे,
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। बट अगर यहां देखेंगे, ही ऑलवेज बैबल्स अबाउट ट्रिफल थिंग्स, ट्राइफल थिंग्स या ट्रिफल क्या लो, ट्राइफल बोल लो, ठीक है। बैबल का मतलब होता है बड़बड़ाना, किटकिट करना, कुड़कुड़ करना, कंप्लेन करना एक तरीके से। और ट्रिफल का मतलब होता है तुच्छ चीजें, ठीक है, ट्रिवियल थिंग्स। तो वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है छोटी छोटी चीजों पे। तो अब यहाँ पे इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन छोटी छोटी चीजों पे, ये मोटर बनने की, ये लाइट बनने की, है ना। मतलब मैं मम्मी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, एक वैसे नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ठीक है। मम्मी का ही याद आ गया मुझे, तो यहाँ वैसे ही लिखा हुआ है। तो अब इरिटेशन में क्या आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं? नहीं ना बच्चे। तो आप सिंपल, अब ऑलवेज देख के मन करता है, हमेशा करता है, आज भी, कल भी, परसों भी, तो लगा दो सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट नहीं लगाना है आपने। तो आपने ये हटाया, ही आपका सिंगुलर है, उसके लिए इज आता है, क्योंकि आर तो प्लूरल के लिए आता है, पता होगा, इज एम आर का, है ना। इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है। तो ही सिंगुलर, इज आया, उसके बाद ING फॉर्म आ गया, ही इज ऑलवेज बैबलिंग अबाउट ट्रिफल थिंग्स, दैट इज इट। तो अब मैं वो आपको टोनी भैया वाला एग्जाम्पल दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा, अब आप कुछ थोड़े से अपना दिमाग यूज कर पाएंगे। वो छोड़ो, मैं एक दो एग्जाम्पल और ऐड करके देता हूं, तो आप मुझे बताइएगा। सिर्फ ऑलवेज का एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि बाकी टाइम एक्सप्रेशंस के हमने देख लिए। तो आप बताइएगा कहां पे हैबिट, कहां पे इरिटेशन, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना टेंस लगाइएगा, ठीक है। और वो आपकी एकदम चीज क्लियर हो जाएगी। चारों सेंटेंस को बिल्कुल खंगाल दो और मुझे बताओ भाई। वीडियो को पॉज करके बनाओ भाई, पॉज करके बना लिया। चलो, टोनी इज ऑलवेज मेकिंग ऑफेंसिव जोक्स इवन इन इनअप्रोप्रिएट सिचुएशंस। भाई जहां पे मतलब उचित जगह नहीं है, वहां पे भी वो अभद्र जोक कर रहा है भाई, मजाक कर रहा है। यही वो रीजन है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उसे इनवाइट नहीं करते हैं फ्यूनरल में। फ्यूनरल मतलब जहां अंतिम संस्कार हो रहा होता है, देह संस्कार जब हो रहा होता है, वहां पे भी मजाक कर रहा है। तो ये इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, खीज वाली चिड़चिड़ाहट, ये कुछ नेगेटिव बात हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ऑलवेज का यूज हम फिर हैबिट में कैसे कर सकते हैं? तो आपको वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना पड़ेगा, जो कि इज होता है और उसमें ING होता है, मतलब ये ठीक लिखा हुआ है। बट यहां देखेंगे, जो गुड और जो रेवरेंट शेफर्ड है, रेवरेंट का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, जिसकी इज्जत लोग करते हैं। जो गुड और रेवरेंट शेफर्ड है वो हमेशा वैली ऑफ फ्लावर्स के रास्ते से जाता है और स्पेंड करता है कुछ टाइम सॉलिट्यूड में, खेत खलियान के। खेत, मेडो मतलब खेत खलियान, सॉलिट्यूड मतलब एकांत। तो भाई वो आज भी जाता है, कल भी जाता है, हमेशा उसी रास्ते से जाता है। तो इसके अंदर क्या इरिटेशन है, क्या फ्रस्ट्रेशन है? इसके अंदर कोई नेगेटिव बात थोड़ी है, जाता है भाई, हैबिट है। तो अब हैबिट है, हैबिट है तो आपको पता है इज नहीं आएगा, फिर ING नहीं आएगा। शेफर्ड हमारा मेन सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, क्योंकि गुड और रेवरेंट तो उसको मॉडिफाई करने वाले एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि कैसा शेफर्ड। शेफर्ड मतलब गडरिया, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, तो फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES आएगा, तो आप क्या करेंगे? गोज करेंगे। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, आगे जो वर्ब लिखी हुई है बेटा, ये भी शेफर्ड के लिए ही है, कि शेफर्ड हमेशा वैली ऑफ फ्लावर्स के रास्ते से जाता है और शेफर्ड ही स्पेंड करता है कुछ टाइम एकांत में, खेत खलियान के। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब इसी का ही है, ये भी एग्रीमेंट में आपको करना है, तो यहां पे भी S लगाना पड़ेगा, स्पेंड्स करना पड़ेगा। अच्छा, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में क्या डिफरेंस होता है? सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत और लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन। सॉलिट्यूड आप खुद से उस स्थिति में जाते हैं और लोनलीनेस आपके हालात आपकी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। लोनलीनेस में आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, आपको लगता है कि आपसे कोई बात नहीं करता, आपकी सेल्फ स्टीम हर्ट हो जाती है। बट सॉलिट्यूड में आप मन की शांति के लिए, है ना, मौन के जगत में जाने के लिए आप एकांत में जाते हैं खुद से, आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको बस शांत रहना है, वो सॉलिट्यूड है। I do not understand how Nick cannot be there. He is always taking the same road to reach the university. बताओ भाई, तो वो हमेशा सेम रास्ता लेता है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, क्या दिक्कत है? आज भी, कल भी, परसों भी, हमेशा लेता है भाई। तो हैबिट है, यहाँ पे हैबिट है, तो फिर आपका इज नहीं आएगा, ING नहीं आएगा, ही आपका सिंगुलर है, तो फिर वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। ही ऑलवेज टेक्स द सेम रोड। यू ऑलवेज डिस्टर्ब मी, आई एम गोइंग टू कंप्लेन ऑफ इट। हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, मैं कंप्लेन करूंगा। यहाँ इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। यू प्लूरल होता है तो आप R लगा दो और डिस्टर्ब में ING लगा दो, इसको डिस्टर्बिंग कर दो। तो यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी होगा यहाँ पे, यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अभी हम पढ़ेंगे, तो अगर किसी को एक आधा डाउट आ रहा है इस MR में, तो निश्चिंत रहिए, अभी आगे चल के क्लियर हो जाएगा।
बट मुझे उम्मीद है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला जो पॉइंट था हैबिचुअल एक्शन वाला वो आपको क्लियर हो गया है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो नेक्स्ट टाइप में आप सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ सेंटेंसेस पे नजर डालेंगे। सेंटेंस एक ही है, सेंटेंसेस नहीं है। तो आप इस सेंटेंस को देखो और मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाई दे रही है। हमेशा आपको पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से समझेंगे इसे डिटेल में। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ बिलीव्ड को बिलीव्स करने लग जाते हैं या बिलीव करने लग जाते हैं, बट मैं बताना चाहता हूँ कि रिसेंबल्स जो है वो गलत है, रिसेंबल्ड आएगा यहाँ पे। अब क्यों आएगा, तो इस पॉइंट को सीखने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेकंड यूज है वो हम सीखेंगे, जो कि है यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर फैक्ट, जिसे हम लोग तथ्य भी कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो ऐसी कोई बात या ऐसा कोई एक्शन जो हर जगह सच हो। यहाँ हरियाणा में सच है, यूपी में सच है, बिहार में सच है, राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, यूएसए में, जर्मनी में, हर जगह सच है भाई, ठीक है। आज भी, कल भी, मतलब पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी जो सच है। मतलब अब फ्यूचर का तो देखो पता नहीं रहता, बट जो अभी यूनिवर्सल ट्रुथ देख के ही आप पहचान लेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, तथ्य जैसे हम लोग कहते हैं। उसमें भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। आपके सामने 3 सेंटेंस है, मुझे बताओ कि तीनों सेंटेंस तथ्य हैं कि नहीं है। जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करता है, बिल्कुल सही बात है, सच है। हमारा जो प्लेनेट है अर्थ वो रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब अगर आपको पता होगा कि जो अर्थ है, जैसे कि ये सन है, तो सन के चारों तरफ तो अर्थ रिवॉल्व करता ही है, बट जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, अगर आपको पता हो, अपने एक्सिस पे भी। ये भी बात सच है। अब आप ये मत सोचना सर इसके लिए मतलब ज्योग्राफी आनी पड़ेगी। अरे भाई बेसिक फैक्ट है यार, 6th-7th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो जो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है वो ग्रेजुएशन के बाद का हो रहा है, तो इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्लांट्स जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमेशा ही देते हैं भाई, तथ्य है। तो इन सारे सेंटेंसेस में आप देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है एस वाली, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है। अगर ये बात आपको समझ में आएगी, लो जी इतना बड़ा सेंटेंस आपको वो बना के दे देगा और आपको डराने की कोशिश कर देगा और आप डर जाओगे कि यार ये क्या आ गया, जबकि वही निक्की सी बात हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग वन ऑफ द सिम्टम्स है, मच लार्जर प्रॉब्लम जो है ह्यूमन कोज क्लाइमेट चेंज से हुई है। जो उसकी वजह से होता क्या, जो सी लेवल है वो बढ़ जाता है क्योंकि एक्सपेंशन होता है वार्मर सीज का और मेल्ट हो जाती है आइस शीट्स और ग्लेशियर। अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सबको पता है कि ये जो इंडस्ट्रीज से जो एमिशंस निकल रहे हैं और जो ये पोल्यूशन हो रहा है या जो व्हीकल से एमिशंस निकल रहे हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम सब जानते हैं, ठीक है। क्योंकि एमिशन से होता क्या है कि गैस निकलती है, जनरली कार्बन और मीथेन निकलती है, वो बेसिकली एटमॉस्फेयर में जाती है और हवा में ही वो ट्रैप हो जाती है। कार्बन एक ऐसी गैस है जो कई सदियों तक एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो सकती है, मतलब वहीं फंसी रहती है। तो सूरज की किरणें क्या होती हैं, आती हैं, मतलब धरती पे आने वाली होती हैं, बट वो आ नहीं पाती है, वो कार्बन एब्जॉर्ब कर लेती है सन रेज को। अब जब एटमॉस्फेयर में ही कार्बन है और सन रेज कार्बन नहीं एब्जॉर्ब कर ली, हमारे तक पहुंची नहीं, तो पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो वार्म होगा कि नहीं होगा, गर्म होगा कि नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं ग्लोबल वार्म हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ये एक तथ्य है, सबको पता है, कोई मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये हम लोग साइंस में पढ़ते ही हैं 7th-8th क्लास के अंदर, 6th क्लास में भी शायद पढ़ लेते हैं। तो अब ये तथ्य है बिल्कुल। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे कि नहीं पिघलेंगे, जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो वो पिघल के पानी कहीं तो जाएगा, बिल्कुल समुद्रों में जाएगा, समुद्रों में जाएगा तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, सी राइज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब ये जितनी भी बातें मैंने बोली, ये बना के बोली कि फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स है तो भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत सारे सिम्टम्स में से एक सिम्टम है जो कि ह्यूमन के द्वारा कोज किए गए क्लाइमेट चेंज से आई है। इट जो आया हुआ है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए आया हुआ है कि ये करता क्या है, ये सी लेवल को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए और सिंगुलर चाहिए ना, क्योंकि इट भी सिंगुलर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये नहीं है, एक ये है और एक ये है, बट सिंगुलर चाहिए तो सिंगुलर वर्ब भी चाहिए, तो ये गलत हो गया, आपका सी आंसर हो गया। इतनी सी बात थी। अब सेंटेंस को इतना बड़ा बना रखा है। अब इन 2 सेंटेंसेस को देखो आप, ये 2 सेंटेंसेस थोड़े से डिफरेंट है, इन पे नजर डालिए आप एक बार, ध्यान से देखो। The people in ancient time believed that the sun moves round the earth. The scientists believe that the gravity pulls down everything. सबसे पहले आप इस सेंटेंस को उठाओ, आराम से समझना इसे। जो लोग हैं एंशिएंट टाइम में वो ये मानते थे कि जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। सवाल ये है क्या सन आज भी अर्थ के चारों तरफ मूव करता है? आप बोलेंगे नहीं,
बल्कि उल्टा है, अर्थ चारों तरफ घूमता है सन के, ना कि सन। तो अब ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। पॉइंट नंबर 1 कौन सी, कि जो सन है वो मूव करता है अर्थ के चारों तरफ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। अब यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, लेकिन यहां तो देखो सन सिंगुलर है और सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया हुआ है। अब फिर क्या करें, कोई और टेंस आना चाहिए, तो कौन सा टेंस आएगा? तो देखो कि सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया। तो उसने बोला लोग जो है एंशिएंट टाइम में मानते थे, पास्ट की बात हो रही है भाई, पास्ट में मानते थे, अब थोड़ी मानते हैं, अब थोड़ी सच थोड़ी है। तो पास्ट की जब बात हो रही है तो बिलीव्ड देखा मैंने V2 देख के, तो यहां पे भी मैंने V2 लगा दिया, तो मूव्स नहीं होगा, मूव्ड होगा, बात खत्म। क्योंकि वो पास्ट में मानते थे ना, बिलीव्ड बोला हुआ है, पास्ट में मानते थे, एंशिएंट टाइम में मानते थे। आज बात सच नहीं है, सच नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट तो आएगा नहीं, आएगा क्या? तो जब पास्ट में मानते थे तो पास्ट की वर्ब लगा दी। बट यहीं अगर कहानी विपरीत होती मेरे भाई, यही कहानी अगर उल्टी होती, अगर यहां पे आपका अर्थ होता और यहां पे आपका सन होता, तब आप क्या करते? तो ये सेंटेंस एकदम ठीक था, इसमें कोई गलती नहीं थी कि जो लोग हैं एंशिएंट टाइम में मानते थे कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब भाई वो भले पास्ट में मानते हो, लेकिन ये बात आज भी तो सच है ना, लोग आज भी तो मानते हैं इस चीज को। तो भले ही बात पास्ट की हो रही हो, बट अगर यूनिवर्सल ट्रुथ का यूज हुआ है और वो आज भी सही है मान लो, तो उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ही होगा। भले ही बिलीव्ड करके उन्होंने दिया हुआ है वर्ब कि पास्ट की बात हो रही है, बट फिर भी वो जो बात हो रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, अब ये एकदम ठीक है। इसको देखो आप, द साइंटिस्ट बिलीव दैट, साइंटिस्ट जो है पास्ट में मानते थे कि जो, अच्छा इसको नहीं छेड़ना है, कुछ बच्चे इसे छेड़ रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान समझेंगे। साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो ग्रेविटी है वो हर चीज को नीचे खींच लेती है। सवाल ये है क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ? इतनी बात को पकड़ो, जैसे इतनी बात को यहां पकड़ा ना हमने, मेन बात को पकड़ो, क्या ग्रेविटी चीजों को नीचे खींच लेती है? अरे भाई खींच लेती है, अरे भाई बिल्कुल खींच लेती है। एक बार आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहते हैं तो खुद का एक बार डेमो जाइए, खिड़की विड़की पे जाके कूदिए एक बार थोड़ा सा ना। अब सही में कूदने मत लग जाना, तरुण सर ने कहा है बिल्कुल, हम तो लाइव करके देखेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं चीजों को, इंप्लीमेंट भी होगा है। कब इल्जाम लगा दो मेरे ऊपर, मास्टर जी ने भड़काया था। आप सोचोगे कौन जाता है, सारा कुछ नहीं पता भाई किसी का, है ना। तो ग्रेविटी चीजों को नीचे खींच लेती है, हाँ भाई खींच लेती है, ठीक है खींच लेती है। सत्य है, हाँ भाई तथ्य है, हाँ भाई यूनिवर्सल ट्रुथ है, हाँ भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, हाँ भाई। तो क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस है? ग्रेविटी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, पुल्स आपकी सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और आपकी सिंगुलर वर्ब है, बोलूं हाँ। अब भले वो बात पास्ट की हो रही है कि साइंटिस्ट पास्ट में मानते थे, तो मतलब वो पास्ट में भले इस चीज को मानते थे तब भी सच थी, आज भी तो सच है यार, आज भी तो ग्रेविटी चीजों को नीचे खींच लेती है। तो आप वहां पुल्ड नहीं करेंगे, पुल्स ही लिखा रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप इस क्वेश्चन को देखो जो मैंने सबसे पहले दिखाया था। अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर आपको मिस्टेक नजर आई कि नहीं आई। बहुत सारे प्राचीन कल्चर्स जो हैं वो ये मानते थे कि जो अर्थ है वो एक फ्लैट डिस्क है। अब सवाल ये है कि अर्थ आज फ्लैट डिस्क है? नहीं, वो तो ओवल शेप की है, राउंड है ना, मतलब राउंड जैसी शेप है, फ्लैट डिस्क तो नहीं है, फ्लैट तो नहीं है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? नहीं। तो इसमें फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस आ सकता है? नहीं। तो फिर कौन सा टेंस आना चाहिए इसके अंदर, कौन सा टेंस? तो देखो ना सेंटेंस में कौन सा टेंस उसने खुद गिवन है, वो कब की बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है भाई। तो आप भी इसे पास्ट में ले जाओ, क्योंकि आज ये सच थोड़ी है, तो रिसेंबल्ड कर दो, हो गया, आ गया आंसर। आई होप सभी बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए जी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगली टाइप को अब हम सीखते हैं। पहली टाइप आपकी हैबिचुअल एक्शन वाली, दूसरी जो थी आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ वाली, तीसरी जो टाइप है उसका नाम है फिक्स्ड एक्शंस इन फ्यूचर। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम बात तो कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, बट यूज जो देख रहे हैं वो फ्यूचर का, तो ये कुछ जो मैच मतलब बैठ नहीं रहा है ना, मिक्स मैच सा लग रहा है कि बात प्रेजेंट की कर रहे हैं और फ्यूचर एकदम से कैसे आ गया। तो अभी उसके बारे में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप पहले फ्यूचर के बारे में ही थोड़ी सी बातें जानिए, ठीक है, फिर हम फिक्स्ड एक्शंस के बारे में जानेंगे। अगर मैं फ्यूचर के बारे में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं,
तो फ्यूचर का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे चल के हम लोग ये पढ़ने भी वाले हैं। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। शायद आपने पहले कभी पढ़ा भी हो, सीखा भी हो, ठीक है। जब भी फ्यूचर की बात करते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं, तीनों ही फ्यूचर की बात कर रहे हैं और तीनों में ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो यूज हुआ है। जैसे अगर आप देखेंगे कॉलेज जो है नवंबर में फिर से खुलेंगे, वो जो है फ्लैट खरीदेगा जल्दी ही, और जो पीएम है कल एक स्पीच देंगे। तीनों ही फ्यूचर की बात कर रहे हैं और तीनों में अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट के साथ विल शैल और फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ विल शैल या फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ विल शैल और फर्स्ट फॉर्म, मतलब यही जो स्ट्रक्चर है इंप्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, अभी आप इस दुविधा में मत रहिएगा कब विल आता है कब शैल आता है, उसको भी नहीं सीखना है। वो सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा तो वहां हम लोग बात करेंगे, ठीक है जी। अभी आप बस ये जानिए कि फ्यूचर का ये एक स्ट्रक्चर होता है, जब भी फ्यूचर की बात करते हैं तो इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर के किसी भी टाइप की एक्शन की बात करें, उन्हें 2 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स्ड एक्शन, फिर होता है नॉन फिक्स्ड एक्शन। पहला है फिक्स्ड एक्शन, दूसरा है नॉन फिक्स्ड एक्शन। अब चाहे फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन हो कि वो काम होना ही होना है, चाहे वो नॉन फिक्स्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में ये वाला स्ट्रक्चर जो अभी हम सीख के आए वो तो यूज होता ही है। कौन सा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये स्ट्रक्चर तो आता ही आता है चाहे किसी भी तरीके का एक्शन हो फ्यूचर का। बट अगर फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है, ऐसा कोई काम है फ्यूचर का जो कि होगा ही होगा, तो उसमें विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म तो लगा ही सकते हैं। एट द सेम टाइम आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। बट फ्यूचर के नॉन फिक्स्ड एक्शंस में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं लगा सकते। तो जो थर्ड यूज था आपको समझ में आ गया। फिक्स्ड एक्शंस हैं अगर फ्यूचर के, तो उसके अंदर भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। ये बात हमको नहीं पता होती और बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। चलो, आपके सामने जैसे 3 सेंटेंस थे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अभी दिखाए थे, आप मुझे बताएंगे तीनों ही फ्यूचर के हैं? हाँ भाई, हो सकता है इसमें से कोई फिक्स्ड हो या हो सकता है कोई नॉन फिक्स्ड हो, सब में ही विल शैल फर्स्ट फॉर्म विल शैल फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। बट आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा फिक्स्ड है कौन सा नॉन फिक्स्ड है। वैसे अगर आप बताना चाहें तो कॉलेज जो है नवंबर में फिर से खुलेंगे, तो कॉलेज एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है। ऐसा तो है नहीं कि आपके साथ प्रैंक करेगा कि वो देखो कैमरा आपके साथ प्रैंक हुआ है, आप स्कूल में पहुंच गए या कॉलेज में बैग टांग के पहुंच गए और प्रिंसिपल कोने में खड़ा है और वो दिखा रहे हैं आपके साथ तो लोल हो गया। ऐसा तो करेगा नहीं भाई। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, कॉलेज ने अगर कह दिया तो नोटिस बोर्ड पे लगाई जाएगी वो चीज़, है ना, और वो सबके लिए ऑफिशियली वो चीज़ लागू की जाएगी और सबको आना होगा और खुलता ही है कॉलेज। तो ये चांसेस ऐसे हैं कि ये चीज़ होगी ही होगी। अच्छा, जब मैं कहता हूँ ना कि फ्यूचर का कोई एक्शन फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब 99% होता है भाई। एक बात और ध्यान रखिएगा, 1% तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का नहीं पता। लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट। So if I'm talking about fixed things या fixed action, that means it is considered to be only 99%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे आपने बोला कि मुझे ये नौकरी चाहिए ही चाहिए या मैं ये चीज़ जिंदगी में करके ही रहूंगा, पता थोड़ी है, हमें तो अगली सांस का नहीं पता कि आएगी कि नहीं आएगी। आज सोएंगे सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, हमें नहीं पता इन चीज़ों का। ठीक है, तो फिक्स का मतलब 99%। तो हो सकता है कॉलेज में भी एक आधा परसेंट की, भाई जैसे कोविड आ गया था तो वो 1% ना खुले कॉलेज, बट 99% कॉलेज ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है तो वो ओपन होगा ही होगा। मतलब ये फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है। मैं यहाँ पे एफ लिख दूं, लिख दिया। वो जल्द ही एक फ्लैट खरीदेगा। अब वो कौन है हमें नहीं पता, जल्द ही खरीदेगा, कब खरीदेगा कोई टाइम रेफरेंस भी नहीं दिया हुआ है भाई, तो हमें पता नहीं है कि वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो ये फिक्स भी हो सकता है, नहीं भी, तो हम इसे नॉन फिक्स कैटेगरी में ही डालेंगे क्योंकि पक्का नहीं है होगा कि नहीं होगा। पीएम जो है कल एक स्पीच देंगे, फिक्स है कि नॉन फिक्स है? भाई फिक्स है, क्योंकि पीएम कल एक स्पीच देंगे तो पीएम कोई नॉर्मल इंसान नहीं है कि रात को कॉल कर दिया, हाँ भाई पहुंच जाना, ठीक है मीटिंग है आपकी और यह स्पीच है आपकी, स्पीच देनी है आपने। भाई पीएम जब स्पीच देते हैं तो जिस भी आप शहर में मान लो स्पीच होनी है उनकी, तो 1-2 महीने पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, फ्लेक्सेस लगाने शुरू कर देते हैं, आप लोग देखते होंगे, टेंट वेंट स्टेज गार्डनी शुरू कर देते हैं ना। और पीएम का भी भाई कुछ शेड्यूल होता है दोस्त, है ना, ऐसा तो एक दिन पहले सेटिंग कर देंगे। तो ये एक्शन होगा ही होगा। 1% चांस है भाई तबीयत खराब हो जाए या ऊपर नीचे कोई बात हो जाए या कुछ और इमरजेंसी आ जाए तो ना हो, अदरवाइज 99% ये काम होगा। तो बेटा ये भी फिक्स एक्शन है, बोलो हाँ। अभी हम क्या देख के आए थे, हम ये देख के आए थे बेटा चाहे फ्यूचर का फिक्स हो या नॉन फिक्स्ड हो, विल शैल फर्स्ट फॉर्म तो दोनों में ही आता है, विल शैल फर्स्ट फॉर्म तो दोनों में ही आता है।
सिमिलरली आप देख रहे हैं चाहे फ्यूचर का फिक्स्ड है, नॉन फिक्स्ड है, चाहे फिक्स्ड है, विल शेल का यूज तो आप सब में ही करते हैं, विल शेल का यूज और फर्स्ट फॉर्म का यूज आप उसके साथ सब में ही करते हैं। बट अगर फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है, अगर फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है तो विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हैं। तो इनमें से ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी लिखा जा सकता है। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिखोगे तो कॉलेज सिंगुलर है, आगे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो रीओपन में एस या ईएस लगा देंगे, रीओपन्स हो जाएगा। कॉलेज रीओपन्स इन नवंबर बोल लो या कॉलेज विल रीओपन इन नवंबर बोल लो, बोथ आर सेम, दोनों का सेम मीनिंग है। ऐसी पीएम विल गिव बोल लो या पीएम गिव्स बोल लो, पीएम सिंगुलर है ना तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाएंगे, पीएम गिव्स अ स्पीच टुमारो या पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो, बोथ सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग, दोनों ही सही हैं। अब बच्चा क्या देखता, बच्चा देखता टुमारो लिखा हुआ और बचपन से ही वो रट के आता, पढ़ के आता, टुमारो का मतलब फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब गागेगी और गागेगी का मतलब विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, वो यही सोचता है। वो देखता है कि टुमारो के साथ प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, ये तो गलत है, बात हो रही है फ्यूचर की, लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, मतलब गड़बड़ है। तो यहां गलती काट के गिव्स काट के वो विल गिव लिख देता है, जबकि गिव्स भी सही है क्योंकि ये फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आ सकता है भाई। तो ये दोनों ही सही होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? फिक्स्ड एक्शन जो है फ्यूचर का उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखेंगे, अगर आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर की बात वहां पे हो रही होती है बट कभी विल शेल का यूज नहीं करते। जैसे पीएम गोज टू लंदन, पीएम गोज टू लंदन ऑन मंडे नेक्स्ट, ये बोल दिया, पीएम गोज टू लंदन ऑन मंडे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मंडे को जाएंगे ना भाई, बट विल शेल आना चाहिए लेकिन गोज लिखा हुआ है। तो अगर आप हेडलाइन देखेंगे न्यूज़पेपर की तो वहां फ्यूचर की बात बताने के लिए वो फ्यूचर का यूज नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है शब्द कम हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे एक आपको लिखना है विल गो और एक आप लिख रहे हैं गोज, तो दो शब्दों की जगह एक शब्द का यूज किया ना। तो हेडलाइन को काफी क्रिस्प बनाना होता है, बहुत सटल बनाना होता है, कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना होता है, इसलिए फ्यूचर की बात करते वक्त फ्यूचर का यूज ना करके वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर देते हैं। ये इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है। तो आपके सामने कुछ सेंटेंस है, ये वाला तो हो गया ना, एक बार इस वाले को देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। द मैच विल स्टार्ट एट 7 इन द इवनिंग, जो मैच है शाम को 7 बजे शुरू होगा। सबसे पहली बात, क्या फ्यूचर का है? हाँ जी। अच्छा, फिक्स्ड हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, विल शेल तो आ ही सकता है, विल शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है क्योंकि शाम को 7 बजे शुरू होगा। अब बताओ फ्यूचर का कैसा एक्शन है, फिक्स्ड है कि नॉन फिक्स्ड है? तो भाई मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कितने % चांस है कि ना शुरू हो? 1% बारिश आ जाए, अदरवाइज आप तो भाई सट्टा लगा के बैठे हैं ना, ड्रीम 11 पे आपने टीम बना रखी है। तो अब क्या करेंगे भाई, तो मैच तो शुरू होगा ही ना, ठीक है। तो मैच जो है शाम को शुरू होगा ही होगा, तो ये फिक्स एक्शन है 99%। अब ये फिक्स्ड हो या ना हो, मैंने कहा विल शेल फर्स्ट फॉर्म तो आ ही सकता है, बट फ्यूचर का अगर फिक्स एक्शन है तो उसमें विल शेल फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हैं। तो मैच स्टार्ट्स भी आप लोग बोल सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस सेम है, सेम मीनिंग है। आप मुझे बताएंगे इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस गलत है और कौन सा सही है। The train leaves at 6:30 in the evening. My grandfather retires on 28 November. The school reopens in October. गाड़ी शाम को 6:30 बजे जाएगी। तो आपने ट्रेन की टिकट बुक कर रखी है, मान लो वैष्णो देवी जाना है आपने या गोवा जाना है आपने, ठीक है, मतलब गोवा जा रहे हैं वो भी ट्रेन से, खैर कोई बात नहीं। तो ट्रेन जाएगी शाम को 6:30 बजे। आप भी सोच रहे एक तरफ कहाँ सर वैष्णो देवी, इधर आप गोवा ले जा रहे हो, दोनों विपरीत दिशा में जोड़ दिए आपने। खैर मैं एक नॉर्मल कोई भी एग्जांपल ले लो यार, इतना मतलब क्या दिल पे लगाना चीजों को। तो जो ट्रेन है वो शाम को 6:30 बजे जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब था कि आपने कहीं की दूर की टिकट बुक कर रखी है, जैसे मान लो, ठीक है। तो आपने अब 2 महीना पहले टिकट बुक कर दी, 1 महीना पहले टिकट बुक कर दी और उस दिन आप स्टेशन पे पहुंचे, तो कितने % चांस है कि ट्रेन ना जाए? ट्रेन लेट हो सकती है लेकिन जाएगी जरूर। 6:30 पे नहीं जाएगी तो 6:35 पे, 6:40 पे, 6:50 पे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। अरे आज कैंसिल होगी, कल जाएगी, बट जाएगी जरूर। मेन एक्शन क्या है, मेन फोकस किस पे है? लीव पे है।
तो ये काम होगा ही होगा, मतलब ये फिक्स्ड एक्शन है फ्यूचर का। अगर फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है तो क्या मैं इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, ट्रेन लीव्स एट 6:30, कोई गलती नहीं है। या ऐसा भी बोल सकता हूँ, ट्रेन विल लीव भी बोल सकता हूँ, वो भी सही है। माई ग्रैंडफादर रिटायर्स ऑन 28 नवंबर, पक्का ही है भाई, होना ही होना है, 1% चांस है, ना हो वरना डेट दे दी तो रिटायरमेंट आनी ही आनी है। तो फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है, तो इसमें भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं, लगा हुआ है। फिर से वही बात, स्कूल जो है अक्टूबर में फिर से खुलेंगे, है ना, खुलेंगे, वही कॉलेज वाली बात आ गई, ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है तो खुलेंगे भाई, कह दिया तो कह दिया, 1% चांस है कि ना हो, तो इसमें भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं। बाकी इन सब में विल शैल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, आप एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, जल्दी से, जल्दी जल्दी बताएंगे। चलो बना लिया। Her brother returned tomorrow after 3 years, so she instructed the house staff to make the home in apple pie order. Apple pie का मतलब नीट एंड क्लीन करने की बात हो रही है। तो उसका जो भाई है वो कल वापिस आ रहा है ना, कल फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में पास्ट कैसे आ गया? V2 तो आ नहीं सकता, लिखा हुआ तो आपका गलत है भाई। अच्छा 3 साल बाद आ रहा है, फ्यूचर की बात करनी है, तो ये भी पास्ट नहीं, ये भी फ्यूचर नहीं है। हैज रिटर्न भी पास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, रिटर्न तो गलत ही हो गया। एक मेरे ख्याल से सी ऑप्शन और जो लिखा हुआ है वो सेम ही लिख दिया शायद इसके अंदर, कोई बात नहीं। अब या तो ये फ्यूचर है या आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हो फ्यूचर बताने के लिए, है ना, कि आ रहा है भाई 3 साल बाद, वही वाली बात, प्रैंक थोड़ी कर रहा होगा। तो अब कौन सा सही है? ए आपका गलत है, क्योंकि विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। रिटर्न होता तो ये सही होता, ये भी सही होता। तो अभी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बचा? बी बचा। तो हर ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, फ्यूचर की बात हो रही है, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं बचा। अच्छा आपके माइंड में सवाल आ रहा है, सर अगर यहाँ रिटर्न्स लिखा रहता और इधर विल रिटर्निंग की जगह विल रिटर्न होता, तो हम इन दोनों में से ए और बी में से कौन सा चूज करते? तो मैं बताना चाहता हूं, अगर ऐसा होता तो फिर तीसरा ऑप्शन एक और या ई ऑप्शन में डाल के देते कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो ऐसे आप चूज नहीं कर सकते, दोनों ही सही होते हैं, ठीक है जी। तो अभी यहां पे कौन सा आंसर आएगा? बी। आई होप ये टाइप आपको अच्छे समझ में आ गई है। तो अभी हमने जो सीखे 3 हो गए हमारे, कौन कौन से? हैबिचुअल एक्शन, दूसरा है यूनिवर्सल ट्रुथ, और तीसरा आपका ये वाला जो फिक्स्ड एक्शन था फ्यूचर का, ठीक है। अब आपको जो मुद्दे की चीज सीखनी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हमने जितने भी स्ट्रक्चर देखे ना, चाहे वो हैबिट वाला था या यूनिवर्सल ट्रुथ था या फिर आपका फिक्स्ड एक्शन था, वो सब के सब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स थे। अगर आपने ध्यान से देखा हो, उन सब में बस यही वाला स्ट्रक्चर यूज हुआ था, वो सारे के सारे सकारात्मक थे। बट सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले और नेगेटिव मतलब नकारात्मक, ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात होती है, तो हम फिर इसका यूज नहीं करते हैं। उस केस में हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करते हैं, जिसमें डू जो होती है वो आपकी प्लूरल वर्ब होती है बेटा, और जो डज होती है वो आपकी सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। अब ये डू डज किस तरीके से यूज होता है इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में, तो चलो इसको एक बार सीख लेते हैं। तो पहले नेगेटिव स्ट्रक्चर जानेंगे। अच्छा पहले अफर्मेटिव लिख देता हूं। अफर्मेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये होता है। अब इसी का नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट लिखेंगे। अब फिर हम डू या डज का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, डज आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, डू आएगा, ठीक है। आगे फिर नोट है, और यहां फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, एस या ईएस नहीं लगाते हैं। कारण, क्योंकि अब डू डज आ गया ना भाई। अगर मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब यूज करेंगे डज, उसमें पहले ही एस या ईएस लगा पड़ा है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, उसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल होगी, डू, और अगर वर्ब प्लूरल होती है तो उसमें तो वैसे ही एस या ईएस नहीं लगता, तो वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। तो डू डज लग जाने की वजह से आप एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं नेगेटिव में और ना ही इंटेरोगेटिव में। ये सेम ही चीज है, बस वर्ब जो है पहले चली जाती है सब्जेक्ट के। ये सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर, ये प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल, यहां पे भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। जैसे ये मॉल वाला एग्जांपल है तो मैं यहां सिंपल लिख देता हूं, शी गोज टू द मॉल, शी गोज टू द मॉल। ये अफर्मेटिव में लिख दिया मैंने, शी गोज टू द मॉल। इसी का नेगेटिव बना दिया, शी सिंगुलर है तो फिर डज लगाया और आगे फिर गो करेंगे, शी डज नॉट गो टू द मॉल। इसी का इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? शी सिंगुलर है तो डज आएगा, तो आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी, डज शी गो टू द मॉल। अब बच्चे क्या सोचते हैं, कभी कभी यहाँ शी देखते हैं और सोचते हैं सिंपल प्रेजेंट है और यहाँ गोज कर दो, जबकि ये भूल जाते हैं कि यहाँ डज पहले लिखा हुआ है ना भाई, तो गोज कैसे करेंगे, ऐसे बोलने लग जाते हैं डज शी गोज टू द मॉल, तो वो गलत है।
ऐसे शी डज नॉट गोज टू द मॉल, वो गलत है, ध्यान रखिएगा। शी देख के वो ऐसे एस लगा देते हैं, जबकि भाई डज आ गया ना अब, तो उसके चलते आपने अब कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, फर्स्ट फॉर्म रखना है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल सेम है, आप इसको देख लो। यू प्लूरल था तो आगे प्लूरल वर्ब यूज करिए, इधर फर्स्ट फॉर्म डू यू रीड नॉवेल्स। यू प्लूरल सब्जेक्ट था, आगे प्लूरल वर्ब यूज करिए, उसके आगे फर्स्ट फॉर्म है, यू डू नॉट रीड नॉवेल्स। अच्छा, आपके सामने ये 2 सेंटेंस आपको समझ में आ रहे हैं तो मुझे बताएंगे एक बार जल्दी से, इनमें कुछ मिस्टेक है क्या? ओहो, इरेज हो गया, कोई बात नहीं। हाउ ऑफन इज ही विजिटिंग दिस प्लेस टू मीट हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड व्हाई डोंट यू टोल्ड हिम अबाउट द इशू? क्या मिस्टेक है इसके अंदर? सबसे पहले आप फर्स्ट को देखेंगे। अभी अगर आप नोट करेंगे यहाँ पे इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है ऑफन। ऑफन एक ऐसा टाइम एक्सप्रेशन है जो कि प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्शंस को बताता है, और उसके अंदर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस बोलो। हाँ, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ तो इंटेरोगेशन भी है, तो कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर यूज होगा, और वो होता है ये वाला। अब क्या करें, ये वर्ब लगानी पड़ेगी। पहले आएगा डू डज, वो आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही आपका सिंगुलर है तो इज नहीं आएगा, उसकी जगह डज आएगा। और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विजिटिंग नहीं आएगा, विजिट आएगा। तो ऐसे बनेगा हाउ ऑफन डज ही विजिट दिस प्लेस, हाउ ऑफन डज ही विजिट दिस प्लेस। और दूसरे सेंटेंस में तो बहुत बेसिक सी एरर है, डू लिखा हुआ है, डू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ये तो सेकंड फॉर्म है, तो व्हाई डोंट यू टेल हिम अबाउट द इशू होगा, ना कि टोल्ड होगा। ठीक है जी, आई होप सभी बच्चों को ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा क्लियर हो गया है अच्छे से। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ना वो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ज़बरदस्ती ऐसे बहुत सारी नॉलेज अपने दिमाग में नहीं भरनी है, जिसकी ज़रूरत है उसी को बस अपने दिमाग में फीड करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतनी ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन होंगी, और जहाँ कॉम्प्लिकेशन एक बार होगी तो आपका फिर इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पढ़ने का सीखने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो हमें प्रायोरिटी भी सेट करनी है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्योंकि क्या पढ़ना है ये तो महत्वपूर्ण है ही, बट क्या छोड़ना है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये मोर देन सफिशिएंट है। बाकी एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें अगर मुझे लगती हैं इंपॉर्टेंट है तो उनको मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस के फॉर्म में बढ़िया हम लोग, मैं उनको दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ मिसलेनियस जो होंगे। ठीक है जी, चलो तो ये वाला आपका, वैसे तो मैं मिसलेनियस भी इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करूंगा ही, बट स्टिल इक्की दुक्की कुछ चीज़ होती है वो क्वेश्चंस के फॉर्म में ही सीखी जा सकती है, तो उसे फिर वहीं बढ़िया सीखेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। अभी तो ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, इनकी तो प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए जी, फिर नेक्स्ट टाइप पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली टाइप देखते हैं।